सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है। आने वाले भविष्य में आपका पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, तो सीबीटी 1 काफ़ी जल्द होने वाला है। निश्चित रूप से ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए। चलिए देखते हैं, आज हम लोग मैं पढ़ा रहा था वर्क एनर्जी पावर और वर्क एनर्जी पावर में भी मैंने आखिरी में बस ये कोलिजन का पार्ट बचा हुआ है, मोमेंटम तो मैंने पढ़ा ही रखा है आपको पूरे डिटेल में, लेकिन आइए आज हम लोग देखेंगे कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम को। लेकिन कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम समझते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई नहीं होता, यानी एक्सटर्नल फ़ोर्सेस की बात हम वहाँ पर नहीं करते। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम के कैटेगरी में रखते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप डेफिनिशंस को देखेंगे, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है? लेकिन उससे पहले मोमेंटम को भी जान लेते हैं। अब अगर मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम क्या होता है? आपका प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, यही होता है आपका क्या? मोमेंटम होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? केजी, और ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड क्या होता है? इसका यूनिट होता है। अब उसी तरह से बात करें तो मोमेंटम को कंज़र्व कैसे कर सकते हैं? तो मोमेंटम को कंज़र्व करने का तरीका ही क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम का कंज़र्वेशन, यानी कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, जब यानी कि जहाँ पर कोई भी फोर्सेस लागू नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो जो टोटल मोमेंटम, यानी कि मान लेते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड किया, तो इसकी पहले तो कुछ वेलोसिटी रही होगी और टकराने के बाद कुछ और वेलोसिटी हो गई होगी, ठीक है? यानी v1 v2 था और ये मान लेते हैं आपका u1 u2 हो गया बाद में, किसके बाद? तो ये कोलिजन के बाद हो गया। तो लीनियर जो कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो क्या बताता है? बताता है कि मोमेंटम जो कोलिजन से पहले था और मोमेंटम जो कोलिजन के बाद है, वो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा होगा कि शुरुआत में 2 ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, कार टकराता हुआ, यानी कार से टकराने से पहले जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा ट्रक है और दूसरा जो है छोटा कार आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर आपके पास 2 बॉडीज़ दी हुई है, एक बड़ी बॉडी है और एक छोटी बॉडी है। उसके बाद इनका क्या होता है? तो इनका आपस में कोलिजन होता है और फिर ये क्या करते हैं? कोलिजन के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं और फिर इनका वेलोसिटी क्या हो जाता है? बदल जाता है। यानी पर अगर इसका मास m1 है और इसका मास आपका m2 दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है आपका? तो यहाँ पर इसका कोलिजन होता है। ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2। उसी तरह से मास तो बदलेगा नहीं, ये भी m1 है और ये m2 है। अब उसके बाद जो है इसका वेलोसिटी चेंज होके v1 हो गया और इसका जो वेलोसिटी है चेंज होके क्या हो गया? v2 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको u1 और u2 माना है मैंने और इधर आपको v1 और v2 मैंने मान लिया। तो जो आपका मोमेंटम जब कंज़र्व होता है तो किसके बराबर होता है? तो ये m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर कितना हो जाता है? ये होता है m1 v1 और प्लस m2 v2 के बराबर हो जाता है। यही आपको फ़ॉर्मूला सिंपली याद कर लेना है और यही क्या कहलाता है? आपका कंज़र्वेशन मोमेंटम, यानी जो कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, ये इसी के बराबर होता है। यानी ये किसको दर्शाने का काम है? ये दर्शाने का काम कर रहा है टोटल मोमेंटम को। कब? तो ये है आपका बिफोर कोलिजन। और अगर आप देखेंगे कि ये वाला कितना होता है, तो ये आपका होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इतना आपको दिमाग में रखना है, ये फ़ॉर्मूला आप पर इस पर सवाल बनता है, यही आपको यहाँ से याद कर लेना। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोलिजन के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए जब हम कोलिजन के प्रकार को देखते हैं, तो ये आपको 3 प्रकार के नज़र आएँगे। एक तो आपको कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरे को कहा जाता है आपको इनइलास्टिक कोलिजन और तीसरे को कहा जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो आपको 3 ये याद कर लेना है और ये क्या होते हैं वो भी बता देते हैं आपको। लेकिन सबसे पहले आपको इससे पहले जानना पड़ेगा एक टर्म जिसको कि क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोएफ़िशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये कोएफ़िशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिनोट किससे करते हैं हम? ई से। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद 2 अलग-अलग वेलोसिटीज़ होती हैं। मैंने क्या बोला? एक तो आपको मैंने बताया था कि बिफोर कोलिजन से पहले भी आपको क्या मिलेगा? एक वेलोसिटी मिलेगा। उसी तरह से यानी इसको मैं टोटली यूँ ही मान लेता हूँ और एक जो है आपको जो वेलोसिटी मिलेगा, वो कब मिलेगा? कोलिजन के बाद मिलेगा, उसको मैं भी मान लेता हूँ।
तो अगर आप देखेंगे तो कोलिजन से पहले वाला जो वेलोसिटी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है? अभी अप्रोच कर रहा है और जब सेपरेट होगा कोलिजन के बाद तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहा जाता है। तो हम बात करें कि जो कोएफ़िशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, ये क्या होता है? रेशियो होता है किसका? तो ये रेशियो होता है किसका? यानी कि जब आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को जब आप भाग लगा देते हैं किससे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, ये आपका क्या कहलाता है? यही आपका कोएफ़िशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। यानी कि ये जो है कोलिजन के बाद की घटना है और ये वाला जो है कोलिजन से पहले की घटना है। तो बिफोर कोलिजन मैं लिख देता हूँ। यही आपका क्या कहलाता है? ई कहलाता है और इसी के आधार पर ये जो तीनों क्लासिफिकेशंस हैं वो दिए गए हैं। यानी कि जब आपका वैल्यू ई जो है 1 के बराबर आएगा, जब आपका वैल्यू ई के बराबर 1 के बराबर आएगा, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। डायरेक्टली आपसे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है। उसी तरह से अगर बात करें कि अगर ई की वैल्यू 0 के बराबर हो गई, तो ई की वैल्यू अगर आपका 0 के बराबर आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इसको कहा जाता है। उसी तरह से एक और कंडीशन हो सकता है कि या तो ई 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है, यानी 0 और 1 के बीच में अगर वैल्यू लाई करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। ये हो गया आपके कोलिजन के प्रकार जो आपसे सीधा-सीधा परीक्षाओं में सवाल बन सकता है। अब आइए हमारा वर्क और एनर्जी दोनों खत्म हो चुका है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं पावर के बारे में। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि पावर होता क्या है? तो पावर का मतलब कुछ नहीं होता है, ये आपका एनर्जी बाय टाइम ही कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? पावर का मतलब होता है एनर्जी बटा टाइम, यानी एनर्जी अगर वर्क डन के बराबर ही होता है, तो वर्क डन अपॉन टाइम भी इसका डेफिनिशन हो जाएगा। अब पावर को अगर हम देखें, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल या फिर किलोजूल और टाइम क्या होता है आपका? सेकंड होता है। तो अगर आप पावर की यूनिट को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका जूल पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। और अगर 1 जूल का वर्क किया गया है 1 सेकंड में तो इसी को 1 वाट कहा जाता है। यानी कि पावर को 1 वाट तब कहा जाता है जब 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में है। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि 1000 वाट किसके बराबर होता है, तो ये आपको 1 किलोवाट के बराबर होता है। उसी तरह से 10 का पावर 6 कहा जाएगा तो 1 गीगावाट और 10 का पावर 9 कहा जाएगा तो 1 मेगावाट के बराबर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको गलत बता दिया। ठीक है? आपको याद रखना है कि ये क्या है आपका, तो ये आपका 1 मेगावाट है और ये जो है आपका 1 गीगावाट है। ठीक है? तो थोड़ा-सा करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने आपको करा भी दिया है। मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। दरअसल सबसे पहले आपके पास किलो आ गया यानी 10 का पावर 3 फिर 10 का पावर 6 और 10 का पावर 9 आएगा। तो 10 का पावर 6 को अगर आप देखेंगे तो ये मेगावाट बनता है और 10 का पावर 9 अगर आप देखेंगे तो ये आपको गीगावाट बनता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि पावर और जूल में क्या रिलेशन है, यानी कि देखिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। आपके पास एक यूनिट होता है जिसको कि क्या कहा जाता है? कमर्शियल यूनिट कहा जाता है। अब ये कमर्शियल यूनिट होता क्या है? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही क्या कहलाता है आपको? जो घर में आपका बिजली बिल वगैरह आता है वो सारे का सारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कहलाता है। तो यानी कि जब आप घर में देखेंगे तो आप आपका जो यूनिट होता है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? जब आपके घर में 1 किलोवाट की खपत 1 घंटे में होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 यूनिट की कहते हैं, यानी 1000 वाट अगर 1 घंटे में अगर आप बिजली को खपत कर रहे हैं तो ये आपका 1 यूनिट कहलाता है। अब इसका कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है कि इसको जूल में कन्वर्ट करके बताइए। तो अगर आप 1 किलोवाट को देखेंगे तो 10 का पावर 3 वाट हो गया और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपको क्या होना चाहिए, जो ये दिया हुआ है, जो घंटा दिया हुआ है वो आपको किसमें करना पड़ेगा? सेकंड में करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट और 60 को फिर सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3600 सेकंड हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि वाट होता क्या है? तो वाट की यूनिट होती है आपके पास जूल पर सेकंड होता है और यहाँ पर भी गुना में क्या है आपका 3600 और ये भी आपका क्या है? सेकंड। सेकंड से सेकंड को काट दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास? मैं दिखाई पड़ने लगा होगा इसलिए इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं। ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 3600 और गुना 10 का पावर 3 जूल के बराबर आ गया ये। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 36 गुना 10 का पावर 3 और 2 5 जूल के बराबर ये आता है। तो यही आपसे पूछा जाता है सवाल और इस पर आपसे कन्वर्जन पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये था आपका पावर। पावर के आगे अब हम लोग न्यूमेरिकल के ज़रिए सारी चीज़ों को करेंगे।
अब आइए चलते हैं अपने सवालों की श्रृंखला की ओर और देखते हैं पहले सवाल को आपसे पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 केजी दिया हुआ है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपसे पूछा गया है। हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ये कितना हो गया, हाफ हो गया, मास 10 केजी हो गया और भी 6 गुना 6 हो गया। ये हो गया 2 पचे 10 यानी कि 36 और 36 5 से गुना कीजिए तो 6 पचे 30 और 5 तिया 15 और 3 18 हो गया। तो यानी कि एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो 180 जूल इस सवाल का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए आपसे क्या पूछा गया है, बोलता है कि इनमें से दिया गया कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है कंज़र्वेटिव फ़ील्ड फ़ोर्स के अकॉर्डिंग। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो भी कंज़र्व रहता है। वर्क डन जो होता है क्लोज़्ड पाथ में 0 होता है और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब भी क्वेश्चन नया आएगा मैं आपको वहीं पर थ्योरी भी समझा दूँगा। आपसे बोला गया है कि देखिए सबसे पहले पावर तो मैंने आपको समझा ही दिया है, लेकिन पावर का एक और फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका वोल्टेज और इनटू करंट होता है। तो अगर हम देखें तो पावर का यूनिट क्या बन जाएगा यहाँ से, तो वोल्ट और ये हो गया एम्पीयर। तो पावर का यूनिट वोल्ट एम्पीयर भी होता है, इस बात को याद कर लीजिएगा। उसी तरह से अगर हम देखें तो V बराबर कितना होता है आपके पास I R होता है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से जैसे पावर को लिखना चाहते हैं V इंटू आई, तो अगर हम V की जगह आई आर बैठा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आई आर इंटू आई के बराबर हो जाएगा। तो यानी पावर का एक फ़ॉर्मूला और कितना निकल कर आ गया है, आई स्क्वायर आर के बराबर। उसी तरह से अगर पावर V इंटू आई के बराबर होता है और अगर इस बार अगर हम आई में बदलाव करें तो कितना रख सकते हैं, V बाई आर रख सकते हैं। एक और पावर का फ़ॉर्मूला आर। ये भी सारे के सारे पावर का फ़ॉर्मूला है जो आपको हैं। अब आइए सवाल में आते हैं, बोलता है वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। करंट आपके पास 2 एम्पीयर का दिया हुआ है, बोलता है कि कितना पावर कंज़्यूम करेगा, तो ये हो गया वोल्ट इंटू करंट। तो ये हो गया 220 को 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया इस ठीक है, वोल्ट एम्पीयर और इसी को आप वाट के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि 440 वाट इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 2 एचपी उस पर मार्क किया गया है। तो सबसे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट को जानेंगे। देखिए, एक जो हॉर्स पावर होता है वो कितना के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो चलिए अब आगे इस सवाल को बनाते हैं। बोला गया है कि आपको वर्क डन बताना है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा 3 सेकंड में कितना करेगा। मैंने आपको बताया कि पावर क्या होता है, एनर्जी या फिर वर्क डन अपॉन टाइम के है। आपसे बोला गया है वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास, पावर इंटू टाइम पर हो जाएगा। पावर आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 एचपी दिया हुआ है, तो 2 गुना 706 और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 3 सेकंड दिया गया है, तो 3 गुना के 6 और गुना 746 कितना हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा और उसी तरह से 6 चौके 24 और 3 27 हो गया और 7 छक 42 और 2 44 हो गया। ये कितना आ गया आपके पास, तो वर्क डन ये आ गया आपके पास जूल में, लेकिन आंसर आप देखेंगे ऐसा कोई आंसर नहीं है, किलो जूल में इसको बदल सकते हैं। तो 4.47 किलो जूल के बराबर ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो। चलिए बढ़ते हैं इस बेहतरीन सवाल पर और इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमेशा आपके एलपी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बोलता है कि अगर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी को डबल कर देते हैं और उसका मास को अनचेंज रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको रिलेशन समझा देते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर होता है। अब अगर हम यहाँ पर एम और एम से भाग लगा दें और गुना कर दें तो मेरे इक्वेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं। ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ और देखिए एक जो है m इंटू वी कर देते हैं और दूसरा भी m इंटू वी कर देते हैं और नीचे m देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो m इंटू वी क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी ही मेरा क्या बनता है ये हो जाएगा 2 मोमेंटम रिपीटेड है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है इसमें जो रिलेशन आता है वो कितना स्क्वायर बाय 2m के बराबर। अब आप आइए और सवाल को देखिए क्या कहा गया है। सवाल आपसे कहा गया है कि अगर मोमेंटम डबल कर देते हैं और मास को अनचेंज रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी 1 निकालेंगे तो ये कितना के बराबर आ जाएगा? सिंपल p स्क्वायर बाय 2m के बराबर आ जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हो बोला है निकालने के लिए वो कितना बोलता है कि अगर मोमेंटम को डबल कर देते हैं तो अब डबल का मतलब हो गया ये 2p का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना रहेगा 2m क्योंकि बोला है मास को अनचेंज रखने के लिए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4p स्क्वायर और बटा 2m हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 और p स्क्वायर बटा जो ये 2m है ना, इसको हम एज़ इट इज़ क्या लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी 1 लिख देते हैं। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो 4 गुना हो गया किसके? काइनेटिक एनर्जी 1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अब इस सवाल को आप कैसे बना सकते हैं। आपसे कहा गया है कि एक शॉट जो है फायर किया जाता है 30 डिग्री वर्टिकल से। ध्यान दीजिएगा, ये बोला है वर्टिकल से ये फायर्ड होता है। यानी कि अगर आप एंगल देखेंगे ना, तो एंगल जो है यहाँ से बोला गया है ये 30 डिग्री बन रहा है। मतलब यहाँ से कितना 60 डिग्री बनेगा। अब अगर ये इसके पाथ को देखेंगे तो ये पाथ कैसा जाएगा? तो ये आपको पैराबोलिक पाथ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर? आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी K है और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाता है, तो टॉप ऑफ द ट्राजेक्टरी पर यानी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो देखिए, सबसे पहले अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अब अगर ये वेलोसिटी की बात की जा रही है तो ये आपका v, क्योंकि हम 60 डिग्री को आपसे क्या पूछा गया है? 30 डिग्री के लिए बात किया गया है और टॉप ऑफ द ट्राजेक्टरी पर पूछा गया है कि कितना हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर 60 डिग्री को लेना पड़ेगा, 30 डिग्री को नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्योंकि टॉप ऑफ द ट्राजेक्टरी इसकी बात की जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? v cos 60 हो जाएगा, और ये आपके पास v sin 60 हो जाएगा। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी अगर देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 निकाल के देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ m इंटू v स्क्वायर के आपके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी तरह से k डैश निकालते हैं, यानी कि k 2 निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? हाफ m, और ये v की जगह हमको कितना रखना पड़ेगा? v cos 60 रखना पड़ेगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री कितना होता है? ये होता है आपको 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4। ये हो गया 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 के बराबर। अब बोला है काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है? k दिया हुआ है। ये k बराबर 1/4 ऑफ k 1 ले लेते हैं। तो कितना हो गया k के रिस्पेक्ट में? तो ये आपको k/4 के बराबर आ गया, है ना? k डैश कितना आ गया? सॉरी, ये k1 कितना आ गया? ये आपको फिर से मैं बता देता हूँ आपको, क्या लिखना चाहता हूँ मैं कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी 2 है, वो 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 के बराबर आ गया। तो आपसे पूछा ही क्या गया है? इनिशियल के रिस्पेक्ट में कि k/4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि एक फ्रीली फॉली बॉडी जो है, उसको 4 सेकंड लगता है ग्राउंड पे पहुँचने में। 1 सेकंड रिलीज़ के बाद जो परसेंटेज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, वो कितना बदलाव आएगा? तो यही आपसे पूछा गया है सवाल। तो देखिए, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि जो S होता है वो कितना होता है? आपको UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना होता है? MEH के बराबर होता है। यानी कि H को हम कोरिलेट करेंगे किसके साथ? S के साथ करेंगे। चलिए, तो एक देखेंगे 4 सेकंड के लिए और दूसरा देखेंगे 1 सेकंड के लिए। ये तो दोनों में परसेंटेज का अंतर पूछा गया है। ठीक है? तो सबसे पहले निकालते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के बराबर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो एक बार जो है h कितना निकलेगा आपको? तो कैपिटल H मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 0, और हाफ इंटू a कितना हो जाएगा? AG के बराबर हो जाएगा, और टाइम 4 सेकंड दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? h बराबर ये हो जाएगा ये हो जाएगा g इंटू 16 और बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 2 8 16, यानी कि आपको ये अगर मैं g को 10 ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 8 इंटू 10 यानी कि 80 मीटर हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना? तो उसी तरह से अगर आप छोटा h निकालेंगे 1 सेकंड के लिए, तो UT तो फिर से 0 हो जाएगा, हाफ इंटू g को फिर से 10 ले लीजिए, और t कितना हो जाएगा आपके पास? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। छोटा h कितना आ जाएगा? 2 पचे 10, यानी कि 5, और ये हो गया 5 मीटर के बराबर। तो अब अगर मान लेते हैं कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी पूरे के लिए निकलेगा, यानी कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी 1 ले लेते हैं जो पूरे के लिए है, तो कितना हो जाएगा? ये mgh, ये हो जाएगा mg और इंटू 80, तो कितना हो जाएगा? 80 mg के बराबर। और अगर पोटेंशियल एनर्जी 2 निकालेंगे छोटे वाले हाइट के लिए, तो कितना हो जाएगा? mg इंटू 5, तो कितना हो गया? 5 mg के बराबर ये आ गया। अब देखिए कितने का चेंज है दोनों का। तो दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो ये कितना के बराबर आ रहा है आपके पास? तो अगर आप घटा देते हैं, तो 80 में से 5 घटाइए, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 75 mg के बराबर आ गया। तो अब आपसे सवाल भी तो यही पूछा है ना आपसे, कि आपको बताना है कि परसेंटेज पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। परसेंटेज पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है 1 सेकंड के बाद? ये जो है 75 mg हो जा रहा है कितना पर? 80 पर, ठीक है? और इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100। एमजी से एमजी काट दीजिए, इससे इसको काटिए, नीचे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 चौके 8 और बचे 10 हो जाएगा। चलिए, 50 25, 7 पचे 35 और 2 37 हो गया, बटा 4 ये 4 9 36, 5 8 तिया 12, और 3 4 7 28, 4 पचे 20, यानी कि इतना परसेंटेज चेंज आएगा ऑप्शन सवाल का बिल्कुल। देखिए, ये थे आपके आज के सेशंस के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के जो आने वाले आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सारे सवाल बन सकते हैं। रेगुलर बने रहिए, पीछे के वीडियोज़ को देखिए, पूरा पढ़िए, ताकि आप एएलपी का एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें।
मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।